सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी में अहम मुलाकात हुई है। इस मौके पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, मुशीर अहमद चीमा और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी मौजूद थे। इस मीटिंग में अदालती इस्लाहात और निज़ाम इंसाफ की बेहतरी पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सुप्रीम कोर्ट से जारी एलामिया में बताया गया कि वज़ीर आज़म की मुलाकात चीफ जस्टिस के रिफॉर्म्स एजेंडे का हिस्सा है। चीफ जस्टिस ने अदालती पॉलिसी साज कमेटी इजलास के लिए एजेंडा भेजकर तजावीज़ मांगी थी। मुलाकात में चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदालती पॉलिसी साजी पर अपोजिशन को भी एतमाद में लिया जाएगा। अपोजिशन से भी तजावीज़ ली जाएंगी ताकि इस्लाहात गैर मुतनाज़े और पायदार हों। वज़ीर आज़म ने इस्लाहाती पैकेज को सराहा और यकीन दिलाया कि हुकूमत जल्द अपनी तजावीज़ भी पेश करेगी। इसी हवाले से बात करते हैं। इसी मामले पर हमें ज्वाइन किया है हक साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। थैंक यू सो मच सर। आपसे सबसे पहला सवाल ही यही वाला है कि जिस तरह से ये मुलाकात हुई, इसका एलामिया तो हमारे सामने आ गया है। ये जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से भी बात की जा रही है, लेकिन इसकी टाइमिंग बड़ी एहतशाम साहब इम्पॉर्टेंट है। IMF के वक्त की चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ मुलाकात होना, उसके बाद फिर हम ये देख रहे हैं कि एक ऐसे वक्त में जब नए जजेस अपॉइंट हुए हैं, एक अदालती बहरान भी पाया जा रहा है, उस पर रिएक्शन भी आपको मालूम है। उस वक्त में वज़ीर आज़म के साथ ये मुलाकात होना, ये अनयूजुअल है। आप किस तरह से देख रहे हैं इसे? देखिए, हम ना अनयूजुअल कहें या बड़ा रेयर कह लें, अनयूजुअल तो शायद नहीं, क्योंकि मुलाकात बानी PTI ने भी एक दफ़ा लतीफ़ खोसा अपना क्या कहते हैं आसिफ खोसा या साकिब निसार जो चीफ जस्टिस से उनसे मुलाकात की थी। अभी देखें इसका तनाज़र क्या है। हमने तनाज़र इसका ये कि शहबाज शरीफ साहब ने चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखा था और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताए थे कि जो इस वक्त उनको इशूज़ का सामना है अदालतों में, केसेस के डिले का, साथ साथ उन्होंने ये भी बताया था कि जी IMF के भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो भी देखना चाह रहे हैं कि जी क्यों केसेस लेट होते हैं। तो उसी तनाज़र में फिर आपने देखा कि ये चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने उनको दावत दी थी, प्राइम मिनिस्टर साहब को उनसे मुलाकात की थी। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने ये भी फ़ैसला किया है कि अपोजिशन से मुलाकात की जाएगी। इसके बाद उमर यूसुफ साहब से बाकायदा रब्ता इतलात ये कि कर लिया गया, उनको कहा गया है कि जी आप डेलीगेशन तरतीब दें और आ जाएँ हमारे पास। और तीसरे वकला जो है ना, वो भी कहते हैं जी जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से हमारा अपना नुक्ता नज़र है, वो भी कहते हैं हम डिटेल आपके पास लेके आएंगे। तो कहा जा रहा है कि ये अभी जुडिशल पॉलिसी कमेटी ये इस महीने के आखिर में मिलेगी, वो सारी चीज़ों को तैयार करके तो इसके बाद फिर कहा जा रहा है कि जी कुछ फ़ैसले होने की तवक्को है। अब सूरत हाल हम ना इस वक्त ये है कि 22 लाख केसेस हैं। आए दिन आप क्रिटिसिज्म सुनती हैं अदालतों के ऊपर। अदालतें अगर हम कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब भी, मंसूर अली शाह साहब भी कह रहे हैं कि रिकॉर्ड देखें तो हम बड़ी तेज़ी से हमने फ़ैसले किए हैं। 22 लाख केसेस टोटल बनते हैं। कहा जा रहा है कुछ तकरीबन 65,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में हैं, बाकी लोअर कोर्ट्स में हैं। इनमें फ़ैसले नहीं होते, क्यों नहीं होते? एक तो जजों के अख्तलाफात हैं, उस पर हम छोड़ देते हैं कि उसकी वजूहत क्या है क्या नहीं है। लेकिन इस वक्त देखने वाली बात यह है कि जी क्या वजह है कि जो हुकूमत के या हमारी रियासत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं अदालतों के बारे में, वो क्या है? वो कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर उनको बताया कि जी सिक्योरिटी मामलात में और या फिर रियासत के तहफ़्फ़ुज़ात किस तरह से हैं, हमारी मुख्तरा क्या चाहती है, वो कहा जा रहा है इत्तलात हैं कि सारा उनको ब्रीफ़ किया गया। और जिस पे उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने कहा जा रहा है कि जी इस बात का इज़हार किया जी ठीक है आपके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। और लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है कि जी ग्रेटर नेशनल इंटरेस्ट में जो भी कुछ करना पड़ा, चीफ जस्टिस साहब भी कह रहे हैं, शहबाज साहब भी कह रहे हैं कि हम उसको करेंगे। अब अहम सवाल इस वक्त यह है कि जी इससे इन्फर आप क्या कर सकती हैं? इन्फर बज़ाहिर तो लोग यही कह रहे हैं कि जी नहीं मिलना चाहिए था, अब मुलाकात होगी, अच्छी बात है। अब देखना यही कि इस महीने के आखिर में जो क्या होगा। देखें, सबसे बड़ा मसला आमना इस वक्त जो पेश आ रहा है FBR को है। वो कह रहे हैं कि जी हमारे लिटिगेशन में 3 ट्रिलियन 3,000 अरब से ज़्यादा पैसा फंसा हुआ है। और वहाँ पे जितने केसेस हैं या कंपनीज हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो करते क्या हैं कि वो अदालतों में जाके पैसे दे के तो डिले पे डिले किए जाते हैं। ख़ास तौर पे वो कंपनियां, वो इंडिविजुअल जिनके केसेस भाई वीक है। तो FBR चाह रहा है, IMF भी चाह रहा है कि जी उनके केसेस का फैसला किया जाए। तो मेरा ख्याल है उस तनाज़र में देखा जाए तो स्पीड अप केसेस किस तरह हो सकते हैं। ये अदालतों के ऊपर बार बार जो एतराज़ आता है कि जी केसेस के फैसले नहीं होते, कभी सियासी वजूहत, कभी सिक्योरिटी वजूहत, कभी
कभी लॉयर का मसला, कभी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो डिवीजन देखते हैं जजी हज़रात की वजह से होता है। तो उम्मीद की जाती है कि अब ये इस महीने के आखिर में जुडिशल पॉलिसी कमेटी में ये सारा कुछ डिस्कस करने के बाद कोई एक लाएमल रिफॉर्म के हवाले से तय होगा। ठीक है एहतशाम साहब, आपका तज्जिया इस हवाले से आ गया है। हम अपनी अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं जो कि बलूचिस्तान सूरत हाल के हवाले से। नाजरीन, इस वक्त हम वहाँ पर सिक्योरिटी की सूरत हाल जो देख रहे हैं, दहशत गर्दी के वाक़यात में मुसलसल वहाँ इजाफा हो रहा है। ज़िला बार खान में मुसल्लह अफराद ने एक मुसाफिर बस को रोककर 7 मजदूरों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। 1 फरवरी की अगर हम बात करें, कोयटा कराची शाहरा पर मुसल्लह दहशत गर्दों ने एक मुसाफिर कोच पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 17 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। जबकि 13 फरवरी को ज़िला हरनाई में एक बम धमाके में 11 कोयला कानकन जाँ बहक हुए। अदादो शुमार के मुताबिक 1 जनवरी से 15 फरवरी तक बलूचिस्तान में दहशत गर्दी और कत्लो गारत के 51 वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें 26 आम शहरी और 110 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन में 58 दहशत गर्द अपने अंजाम को पहुंचे। अब ये जो सारी सिचुएशन हमारे सामने है, इसको किस तरह से देखा जाएगा, कैसे हैंडल किया जा सकता है, इसी पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब के साथ हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने, डिफेंस एनालिस्ट हैं। थैंक यू सो मच सर। आपकी जानिब से सबसे पहला सवाल लेकर आऊँगी। हमने देखा कि गुज़श्ता बरस भी अगस्त में तकरीबन ज़िला बार खान, यही जो ज़िला है, और इसके अलावा अप्रैल में अगर हम बात करें ज़िला नोशकी में इसी तरह के मुसाफिर बसों को टारगेट किया गया था, कार्रवाइयाँ इसी तरह की गई थी। इसके बाद अब ये हमले होना, ये सॉफ्ट टारगेट, ये जो शहरियों को और मुसाफिरों को निशाना बनाना, दहशतगर्द बेसिकली पैगाम क्या देना चाह रहे हैं और क्या हासिल वसूल है ये? जी हाँ, देखें जिस तरह आपने बताया कि ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, दुक्की में भी हुआ वाक़या था, और जिसमें फिर इसके बाद तुरबत में हुआ, पंजगूर में हुआ, नौशकी में, मूसा खेल में और अब बारखान में। और इसमें जो टारगेट बने हैं पंजाब के लोग भी बने हैं और खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं। जो अभी जो हरनाई में वाक़या हुआ उस तमाम लोग जो खैबर पख्तूनख्वा के थे, और तुक्की में 21 जो लोग मारे गए थे उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान के पख्तून थे। सो मकसद क्या है इनका? जो ओवरऑल मकसद है एक खौफ की फ़ज़ा पैदा करना और एक आलमी सतह पे एक इसका खबर बनाना। जो इनके हैंडलर्स चाहते हैं इस केस में राह है, वो चाहती है ऐसा एक मैसेज कन्वे हो कि यहाँ पे पीस नहीं, स्टेबिलिटी नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिए ये जगह बेहतर नहीं है। तो CPEC को रोकना है, बलूचिस्तान की डेवलपमेंट रोकना है, और यहाँ पे चाइनीज़ को टारगेट करना है। और पीछे जो हैंडलर है, जो थीम है, कहानी, नैरेटिव जो पुश कर रहे हैं वो इंडिया है, और अफगानिस्तान की सरजमीन भी यूज़ हो रही है, और टेरर जो आउटफिट्स है, और मेनली देखिन अटैक्स में BLA मजीद ब्रिगेड इसमें शामिल है। और रिसेंट जो यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट भी आई है उसमें भी इनका जिक्र है। और अभी तो देखें कि पिछली रिपोर्ट में जिक्र था कि BLA का एक अलायंस हो चुका है, जिस तरह ब्रास का अलायंस है फितना और खारिज के साथ, तो ये दोनों मिलके ऑपरेट भी कर रहे हैं। और चंद महीने पहले नसरुल्लाह जो था वो पकड़ा गया था अफगानिस्तान, स्पिन बोल्दक से चमन क्रॉस करते हुए पकड़ा गया था। तो उसने कन्फेस किया कि उसकी सारी मूवमेंट जो थी BLA ने अफगानिस्तान के अंदर फैसिलिटेट किया। बशीर ज़ैब ने कहा काबुल में बैठा हुआ है, और वो सारे गाइड करके लेके आए, तो वो तमाम पकड़ा गया था। सो वो अलायंस बनता है। सो ओवरऑल जो है एक इसका इम्पैक्ट क्रिएट करना, और ये है कि एक फजा खौफ सॉफ्ट टारगेट को हिट करके क्रिएट करना। I'll get back to you एहतशाम साहब। ये जिन शाहराहों पर, ये बड़ी अहम शाहराएँ हैं, यहाँ से कई ज़ायरीन जाते हैं ईरान बलूचिस्तान के रास्ते। अब मुख्तलिफ सूबों से जब लोग वहाँ से गुजरते हैं तो उनको टारगेट किया जाता है। इन शाहराहों को सिक्योर करने में हम क्यों नाकाम रह गए? ये बलूचिस्तान हुकूमत की ज़िम्मेदारी, और जो बाकी इदारे हैं वो एक्टिवली वहाँ पर मामलात को देख रहे हैं क्या? हमें बड़ा अच्छा सवाल है आपका। बुनियादी बात तो यही कि इस वक्त इतनी तेज़ी के साथ दहशत गर्दी की और तशद्दुद की एक नई लहर हमें देखने के मिल रही है। ये परेशान कुन है डेफिनेटली। अब ठीक है, मसूद साहब ने बता दिया कि जी कौन कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। सवाल तो यह है कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए ना, मुझे अच्छी तरह याद है पिछले साल जो एपेक्स कमेटी है नेशनल एक्शन प्लान की, इसने मीटिंग के बाद बड़े फैसले किए थे बलूचिस्तान में इन्हीं शाहराहों के हवाले से। जिस तरीके से चुन चुन के क्या कहते हैं ID कार्ड देख के पंजाबियों को ज़्यादातर मारा जाता है, ये एक पैटर्न बन गया है। क्यों? और फिर बुरे तरीके से जाके पहाड़ों पे जाके उनको गोली मार दी जाती है। ये एक मैसेज भी होता है कि जी ठीक है, हम आप यहाँ से चले जाएं,
एक सो कॉल बताने की बात होती है कि जी इंडिपेंडेंट हम बलूचिस्तान को बनाएंगे, अलहदगी पसंदी के रुझान को फ़रोग़ देने की बात होती है। तो सवाल ये है कि उसके एपिस कमेटी जो थी नेशनल एक्शन प्लान की, उसने एक प्लान बना के दिया था कि ये इसको हम टारगेटेड ऑपरेशन किए जाएंगे और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जाएंगे। मैं देख रहा हूँ कि जितनी तेज़ी के साथ वो ऑपरेशन होने चाहिए शायद नहीं हो रहे। उसकी वजूहत में मैं ये कह सकता हूँ कि लेवीज़ और पुलिस और फिर बलूचिस्तान हुकूमत जो है ना, वो भी हम नहीं कह सकते कि टोटली इस बात से जिम्मेदारी से फ़रार इख्तियार कर सकती है, क्योंकि आए दिन के आमना वाक़यात हैं। लेकिन इनको रुकना चाहिए, कोई तरीक़ाकार होना चाहिए। दूसरी बात यह कि अब सब लोगों को याद आ रहा है कि मुशर्रफ के ज़माने में, प्रेसिडेंट मुशर्रफ फॉर्मर जो दुनिया से चले गए, उनके ज़माने में ये इन्होंने ए एरिया बी एरिया बना दिया था बलूचिस्तान का। ए एरिया जो है वो नॉर्मल एरिया था, बी एरिया में रखा गया था कि जी जो अपना क्या कहते हैं सिक्योरिटी के जहाँ पे इशूज़ हैं 85-90% जो है ना वो रखा गया था। अब सॉरी ए एरिया वो रखा गया था, बी एरिया नॉर्मल रखा गया था। अब ए एरिया में हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने उस वक्त मुश्किलात पे काबू पाया था, एक जिस तरह फोकस्ड होके इश्यूज़ को देखा गया था, तो बड़ी हद तक कामयाबी थी। अब बलूचिस्तान की हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट ने मिलकर वही दोबारा से ए और बी एरिया जो है ना दोबारा से तकसीम कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि जी ठीक है, बहुत बड़ा बॉर्डर है, जिस तरह BLA बाकी अलहदगी पसंद तंजीमें काम कर रही हैं, उनमें हम लोग क्या कर रहे हैं। अभी मारंग बलोच तो वैसे तो आए दिन आपने देखें जलसा जुलूस करती हैं मिसिंग पर्सन के बारे में। कभी उन्होंने एक लफ्ज़ भी कहा है कि ये पंजाबियों को चुन चुन को जो मारा जा रहा है, मंजूर पश्तीन ने कभी इस पर बात की है, ये नहीं करेंगे। तो सवाल ये है कि ये सारी की सारी जिम्मेदारी मैं देख रहा हूँ सिक्योरिटी इदारों पे होती है। पुलिस का रोल मिनिमाइज होता चला गया है, पुलिस का रोल शायद रहा नहीं है या वो इतना एक्टिव ना। और बात यह है कि बलूचिस्तान में आमना सूरत हाल इस वक्त यह है कि जो सरफराज बुगटी साहब की सूरत हाल एग्जैक्टली बड़ी संगीन हो रही है। इख्तिलाफात है, मसूद साहब ये जो नेशनल एक्शन प्लान को एक्टिव करने के लिए क्या नेशनल कंसेंसस नहीं हो रहा, पॉलिटिकल डिवीजन है जिसकी वजह से हम इसको एक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही इसकी? मैं बिल्कुल आमना इस पर थोड़ा सा मैं चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ कि इसमें क्या मसला क्या आ रहा है। अभी आप देखें कि ए और बी एरिया की बात है, तो बी एरिया जो है 84% ऑफ बलूचिस्तान जो बी एरिया पे मुश्तमिल है। 83,000 पुलिस और लेवीज की स्ट्रेंथ है बलूचिस्तान में, और उसमें दे आर मोस्ट पैथेटिक, और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग है ही नहीं है। 90 अरब का बजट है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का पुलिस के लिए और लेवीज के लिए। सो 84% एरिया में ये बैठे हुए हैं। और लेवीज की इंडक्शन कैसे होती है? नवाब करता है, सरदार करता है, वडेरा करता है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू नवाब ओनली। तो वो तो कोई इस तरह के ऑपरेशनली वो तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर सकते, उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, उनकी कैपेसिटी नहीं है। तो वो हमने पास में देखा। अब जो वाकया हुआ है बारखान में, और इसमें जो 2 लेवीज की पोस्टें थी 200-300 मीटर के फासले पे थी। दे डिड नॉट रिएक्ट। वो FC 5 किलोमीटर से रिएक्ट करके पहुंची 5 मिनट में रिस्पॉन्ड के लिए, लेकिन ये लेवीज नहीं कर सके। तो एक बहुत बड़ा सीरियस इश्यू है। 84% में लेवीज बैठे हैं और दे आर रिस्पॉन्सिबल आंसरेबल टू सरदार, और इसके लिए है तो मेरे ख्याल में कैपेसिटी बिल्डिंग है। और फिर लेवीज देखें, दे आर अंडर डिप्टी कमिश्नर है। डिप्टी कमिश्नर तो इज नॉट ट्रेन कि इस तरह के वाकयात को रिएक्ट करके इनको करे। तो ये बहुत सारे मसले मसाइल हैं। बाकी सेकंड जो आपने बताया रिगार्डिंग दी जो नेशनल एक्शन प्लान है, देखें अनफॉर्चुनेटली 2015 के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन सही मानों में नहीं हो सकी है, और जिसकी वजह से हमें ये मसला आ रहा है। और जिस इवन मदारिस की बात हो रही है, देखें मदारिस अभी तक हम रजिस्टर नहीं कर सके हैं, बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। और सिंस देखें 2018 के बाद के जो 18 अमेंडमेंट के बाद जो है सिक्योरिटी हैज बिकम ए प्रोफेशनल सब्जेक्ट, लेकिन आज रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है प्रोफेशनल। लेकिन मसूद साहब एक और एलिमेंट भी है इसका, अगर आप इस पे कमेंट करें। देखिए वहाँ पे एक अरसे से जो गुर्बत है, बेरोजगारी है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये लोग उनको दहशतगर्द जो है ना उनको हायर कर लेते हैं, लेके चले जाते हैं, उन्हीं के जरिए बहुत सारे लोग जो है ना वो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व होते हैं। इतना बड़ा बजट बढ़ा दिया गया है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अपना बलूचिस्तान हुकूमत का, तो इस इशू को क्यों नहीं स्कूल कॉलेज खोले जाते, क्यों नहीं मेन स्ट्रीम में इन लोगों को लाया जाता? रोज़ तकरीरों में हम सुनते हैं कि जी मेन धारे में लाया जाएगा इनको, ये क्या वजह है? जी हाँ सर, आप सही कह रहे हैं। देखें कि 520 अरब रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने हिस्से से बजट में देती है बलूचिस्तान के लिए, लेकिन इसके बावजूद देखिए पिछले सारे चीफ मिनिस्टर वहाँ यहाँ पे बलोच रहे हैं।
और इवन जो गवर्नर रूल था तो वो भी बलोच थे। तो अनफॉर्चुनेटली देखें कि जो नवाब थे, सरदार थे, वो इसी में अपने लिए रॉयल्टीज तो लेते रहे लेकिन अपने पब्लिक के लिए कोई काम नहीं कर सके। लेकिन अभी जनरली आप जब बलोचिस्तान में देखते हैं तो अभी तो बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट हो चुकी है, सड़कें बन चुकी हैं, हॉस्पिटल बन चुके हैं। मैं 10 से 12 साल बलोचिस्तान में रहा हूँ, उस माशाल्लाह बहुत अच्छी तरक्की हुई। द ओनली थिंग है जो गरीब गुरबा है और स्पेशली उन तक एक्सेस का मसला है और जो स्पेशली एजुकेशन के मसाइल हैं, तो वो जो कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए वो जरूरी है। आर्मी कर रही है, एफसी अपना रोल अदा कर रही है, तो गवर्नमेंट को भी और मेरे ख्याल में ग्रास रूट लेवल पर जाना चाहिए। इस हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए, इस संजीदा इशू को संजीदगी से लिया जाना चाहिए। बड़ी कोई सियासी बैठक ही हो जाए, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं एपीसी इस सिलसिले में कॉल की जा सकती है, लेकिन हम अभी तक इस तरह के कोई इक़दामात नहीं देख रहे इस साइड से। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे इस पर बात करने के लिए। एक ब्रेक के बाद दीगर अहम स्टोरीज उन पर डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के सदर को खबरदार किया है कि अगर वो जल्द अज जल्द रूस के साथ अमन मुआहदे पर नहीं पहुंचे तो उनका मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच सकता है। ट्रंप का कहना है कि नेटो का किरदार महज दिखावा है और वो यूक्रेन की हकीकी मदद करने में नाकाम रहा है। ये बयान नाजरीन एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद खित्ते में कशीदगी उरूज पर है। ट्रंप ने न सिर्फ यूक्रेन बल्कि नेटो पर भी सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की क़यादत में नेटो ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। दूसरी तरफ बरतानवी वज़ीर आज़म ने यूक्रेनी सदर को टेलीफोन करके अपनी हिमायत का यकीन दिलाया, जबकि जर्मन चांसलर्स ने ज़ेलेंस्की के जमहूरियत हैसियत से इनकार को ख़तरनाक करार दिया। रशिया की बात करें तो उसने ट्रंप के बयान का खैर मकदम करते हुए इसे हकीकत के करीब करार दिया है। क्या ट्रंप की जो तनबीह है ये यूक्रेन के लिए वाकई एक मौका है या ये महज रूसी प्रोपेगेंडा है? इस हवाले से बात हमें हुमा बकाई साहिबा ने भी इत्तेशामुल हक साहब के साथ ज्वाइन किया है, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच हुमा साहिबा। आपसे आगाज़ करते हैं, ये जो रिफ्ट हम देख रहे हैं अभी, जो सख्त किस्म के बयानात आ रहे हैं सदर ट्रंप के, हालिया जो बयानात हैं, ये क्या सिग्नलिंग दे रहे हैं? दूसरी चीज़ ये कि एक जानिब अमेरिका की सपोर्ट हटना यूक्रेन से, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि यूरोप के जो लीडर्स हैं उनकी सपोर्ट अब भी साथ है हिमायत, तो ये मामला किस जानिब जाएगा फिर? जी, मामला तो लगता है उसी जानिब जाएगा जिस जानिब ट्रंप उसे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके इशारे तो जब ट्रंप की प्रेसिडेंसी शुरू हुई थी हमें उसी वक्त मिल गई थी। दो बातें ट्रंप डायरेक्ट रेफरेंस से पहले भी कहते थे। फॉर एग्जांपल वो तवातुर के साथ कहते थे कि नेटो की फंडिंग अमेरिका को नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात वो ये कहते थे कि जो सबसे पहली जंग में बंद कराऊंगा, वो तो घंटों की बात करते थे, वो यूक्रेन और रशिया की जंग है। तीसरी बात ये कि जब अभी सऊदी अरब में कॉन्वर्सेशंस हुई रशिया और अमेरिका के बीच में इस मसले को हल करने के लिए, तो उसमें कीव को इनवाइट नहीं किया गया था, यूक्रेन को इनवाइट नहीं किया गया। तो ज़ाहिर है इस बात का यूक्रेन में बहुत गुस्सा था, तो उसको एड्रेस करने के लिए उन्होंने अभी किसी को वहाँ भेजा है। हर नेम इज़ कीथ केलॉग, और वो उसने कहा है कि जी मैं इसलिए आया हूँ कि आई विल सिट एंड लिसन। लेकिन देखिए जो बात रशिया ने उठाई है और जो बात एक्चुअली हकीकत पर भी मबनी है वो ये कि ये जंग यूक्रेन और रशिया के बीच में इसलिए शुरू हुई थी क्योंकि यूरोप ने ये कोशिश की थी कि यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप दी जाए। और मॉस्को का मौक़िफ़ ये था कि अगर ये मेंबरशिप दी गई तो इसका मतलब ये है कि आप नेटो को, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी दहलीज पर लाकर खड़ा कर रहे हैं और मैं इस बात की इजाज़त किसी सूरत नहीं दूंगा। इस बात से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था और जाहिर है कि अब तकरीबन मेरे ख्याल 3 साल गुजर गए हैं, तो इट्स अ लॉन्ग टाइम। और क्योंकि ट्रंप कमिटेड हैं जंग ख़त्म करने के, लेकिन इससे ज़्यादा वो कमिटेड हैं इस बात पे कि वो मज़ीद पैसा इस कॉन्फ्लिक्ट को नहीं देंगे, इसको मज़ीद फ़ंड नहीं करेंगे, जो इवेंचुअली डिसाइड करेगा कि ये ख़त्म हो जाए। इनके आपस, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको ये बताऊँ, इनकी आपस में भी कोई कॉन्वर्सेशंस हुई थी यूक्रेन और अमेरिका की जी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हमारे मादनियात है ना, हम आपको वो एक्सेस दे देंगे
और इसके बदले आप हमें सिक्योरिटी दें। लेकिन फिर वो डील आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि यूक्रेन का ये कहना है कि मेरी सिक्योरिटी जो थी उसमें फैक्टर इन नहीं थी। और जाहिर है कि अब एक आप अल्फाजों की जंग देख रहे हैं दोनों लीडरशिप्स के बीच में, जो अगर आप ट्विटर फॉलो करती हैं तो वो इसको हम कहते हैं ना बिलो द बेल्ट, इखलाकियात से अब गिर गई है। वहाँ से भी बहुत उल्टी सीधी बातें हो रही हैं और अमेरिका से भी बहुत उल्टी सीधी बातें हो रही हैं। इलॉन मस्क ने आकर ट्रंप के मौक़िफ़ को सपोर्ट कर दिया है और उन्होंने भी खासी, और रशिया की जानिब हम जो देख रहे हैं अमेरिका का एक नरम रवैया, रशिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है सारे मामले में? देखिए, इस पूरी सिचुएशन में सबसे बड़ी और अहम अपॉर्चुनिटी तो यही है कि दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड्स ऑन रशियन टर्म्स। सबसे बड़ी बात ये। और आपने देखिए कि रशिया बातचीत कर रहा है लेकिन उसने हमलों में कमी नहीं की है। कल भी उसने यूक्रेन पर एक बहुत टारगेटेड हमला किया है जिससे यूक्रेन का एक खासा बड़ा इलाका बग़ैर बिजली और हीटिंग के है और इस वक्त ये सख्त सर्दी के महीने हैं, तो उसने उसकी जो हीटिंग ग्रिड था या जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड था उसे तबाह किया है हमला करके। तो रशिया हमले करने से बैक ऑफ नहीं कर रहा लेकिन वो कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, तो लिहाजा जाहिर है ये बात वाज़ेह है कि वो अपनी मर्ज़ी का हल चाहता है और ट्रंप उसको वो देने को तैयार हैं टू एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट। यूरोप से उनके कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, यूरोप उनके लिए इस वक्त मैटर नहीं करता। लेकिन एक बात जो शायद ज़ेरे बहस नहीं आ रही और जो लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में बहुत अहम हो सकती है वो ये कि रशिया और चाइना का ज़बरदस्त नेक्सस बिल्ड हो रहा था इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। जी, रशिया को चाइना यहाँ सपोर्ट करता था। रशिया को कंटेन करना, रशिया को आइसोलेट करना ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी का पिलर है, बल्कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का पिलर है। तो जिस तरह पहले उन्होंने चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर करके सोवियत यूनियन को कमज़ोर किया था, क्या हिस्ट्री अपने आप को एक बार फिर रिपीट कर रही है जहां रशिया से ताल्लुकात बेहतर करके अमेरिका चाइना को आइसोलेट या करके। इब्तिसाम साहब को भी तज्जिया इस पे लेते हैं। इब्तिसाम साहब, यूक्रेन की जो रेजिस्टेंस आ रही है सारे मामले में और कहीं ना कहीं उनका ये जो शिकवा है वो भी दुरुस्त है कि यूक्रेन पे ही बात करने के लिए यूक्रेन को ही मदऊ नहीं किया गया, इनवाइट नहीं किया गया। अब यूक्रेन को यूरोप की बैक हासिल है लेकिन इस सारे मामले में जो प्लान ट्रंप की जानिब से लेकर आगे बढ़ा जा रहा है, यूक्रेन इसको कामयाब होने देगा? अगर वही जो स्टेक होल्डर है वो ना हुआ उन मामलात में ऑन बोर्ड, तो फिर किस तरह से मामलात बढ़ेंगे आगे? हमने देखिए, हमने की मोमेंट इन हिस्ट्री देखा सऊदी अरब में रूस और अमेरिका के तल्लुकात, जिस तरह लोगों ने मुलाकात की उसके बाद तो रशिया लोग क्वाइट थ्रिल्ड के उनकी जिसको कहते हैं कि सफारशात कहें या उनकी डिक्टेशन के ऊपर ही ये फ़ैसला किया जाएगा। देखिए, मसला जो है ना वो बिगड़ गया, बुरे तरीके से बिगड़ गया है। अभी जिस तरीके से प्रेसिडेंट मुशर्रफ अपना ट्रंप जो बयानात देते हैं, अभी आप देख लें झगड़ा क्या वजह। पहले सबसे पहले उन्होंने कहा कि नहीं भी देखें, आप तो एक डिक्टेटर बन के बैठे हुए हैं, आप तो जनाब 2022 के बाद आपने इलेक्शन ही नहीं कराए, वहाँ पे वाकई माशाल्लाह लगा हुआ है और आपकी पॉपुलैरिटी अप्रूवल जो है ना आपका 4% है, BBC कहता है नहीं गलत है 57%। अब उसके बाद हुआ क्या है कि जब उन्होंने ये पहले बयान दिया था, जब जिस पे ज़ेलेंस्की और यूरोपियन यूनियन ने कहा था, इन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था जब मुलाकात उन्होंने की रशियन के लोगों के साथ, उनके लोगों ने, तो उन्होंने कहा नहीं फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जब बहुत दबाव बढ़ा तो उन्होंने कहा अल्टीमेटली यूक्रेन को भी इस मुज़ाकरात का हिस्सा बनाया जाएगा। अभी आप देख लें वो फ्लोरिडा में कॉन्फ्रेंस, इन्वेस्टमेंट सऊदी बैंक कॉन्फ्रेंस से वापस आ रहे थे वाशिंगटन, वहाँ पर उन्होंने ये बयान दिया जिस पे उन्होंने रिएक्ट किया। असल में उन्होंने ज़ेलेंस्की ने एक बयान दिया था बड़ा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा था कि US प्रेसिडेंट इज़ लिविंग इन ए डिसइंफॉर्मेशन स्पेस गवर्न्ड बाई रशिया। इस पे कहा जाता है कि ट्रंप साहब को बड़ी नाराज़गी हुई, उन्होंने क्यों बयान दिया, फिर उन्होंने डिक्टेटर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फिर उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये जंग तुमने शुरू किया है, ज़ेलेंस्की को कहा, और ये है कि तुम इससे डील कर सकते थे। देखिए, हम ना आप ज़मीनी हक़ाइक़ जिस तरफ जा रहे हैं, लगता है कि मामला अब बिगड़ जाएगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि जी हमें आइसोलेट कर दिया गया, हमसे पूछा नहीं जा रहा, क्योंकि लड़ाई जो भी है वो तो यूरोप का ही मामला है ना सारा का सारा। ज़ेलेंस्की साहब जो है ना वो उनको लग रहा था कि यूरोप साथ खड़ा है तो हमारे लिए मसाइल नहीं होंगे। अब सवाल ये है कि व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा। बज़ाहिर तो लगता है कि जो अमेरिका चाहता है जिस तरीके से अपनी टर्म पे, वो देखें ना हमने क्या, वो कहते हैं डॉनबास का इलाका, उससे पहले क्रीमिया उन्होंने रशिया लिया था, जो इलाके कब्ज़ा किए हुए हैं, वो ट्रंप साहब ये चाहते हैं यूक्रेन को कि वो एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि
रूस ये कह रहा है कि मैं जब जंग बंद करूंगा मैं इन इलाकों से वापस नहीं जाऊंगा। अब ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि भाई आपने जंग पे कब्जा किया तो आप वापस करें, वो नहीं करने जा। तो मुझे लगता है कि मामला जो लग रहा था कि दिनों में मामला हल हो जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल ये जिसको कहते हैं वन साइडेड फैसला किया जा रहा है, जिसमें ज़ेलेंस्की साहब यूक्रेन को भी आउट कर दिया गया और अपेरेंटली यूरोपियन यूनियन को भी एतमाद भी नहीं लिया गया। तो मेरा ख्याल है मुश्किलात बढ़ेंगी, इस तरह बात नहीं बनेगी। वो ही हो रहा है जो गजा में वो कर रहे हैं कि जी ठीक है आप चले जाएँ, वहाँ पर हम आ जाएंगे, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होगा, लेकिन हम कब्जा तो नहीं, लेकिन अपनी मर्जी करेंगे। तो मेरा ख्याल है आसानी से अपना प्लान जो है वो का अंदाजा हो रहा है, सक्सेसफुल जाएगा ट्रम्प का। थैंक यू सो मच। एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर हुमा बुकाई साहिबा, उन्होंने भी हमें टाइम दिया इस सेगमेंट पे बात। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चैंपियंस ट्रॉफी में कल का बड़ा अहम मैच था और अब जो अगला मैच आने वाला है वो उससे भी अहम होगा, उस पर डिस्कस करेंगे विद न्यू गेस्ट। वेलकम बैक। चैंपियंस ट्रॉफी की कुछ बात कर लेते हैं। क्रिकेट फैंस के लिए बुरी खबर यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान को एक शिकस्त का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 60 रन से शिकस्त। ये ओपनिंग मैच में ही पाकिस्तान को 60 रन से शिकस्त होना, ये 12 दिन में न्यूजीलैंड के हाथों तीसरी हार है। न्यूजीलैंड ने 321 रन का पहाड़ खड़ा किया और ग्रीन शर्ट्स इस हदफ के बोझ तले दब गए। बाबर आजम की 64 और खुशदिल शाह की 69 रन की इनिंग्स भी किसी काम ना आ सकी और पूरी टीम 260 रन पर ही ढेर हो गई। कप्तान मोहम्मद रिजवान, लेथम और यंग ने हमारी उम्मीदों पर पानी कहीं ना कहीं फेर दिया। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की ओपनिंग को एक और झटका ये लगाया कि फ़खर जमान इंजरी के बायस टूर्नामेंट से बाहर हो गए और वो दुबई रवाना होने वाली टीम का हिस्सा अब नहीं है। अब ये जो नज़रें हैं 23 फरवरी के मैच की, जब रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे, इस हवाले से हम दुआ तो करेंगे और इंतज़ार करेंगे इस बड़े मार्के का। उम्मीदें हमारी क्या होनी चाहिए पहले मैच के बाद और ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है, इसी पर बात हमें ज्वाइन किया है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं इमरान सुहेल साहब और सैयद हैदर साहब, दोनों को वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। इमरान साहब आपसे आगाज़ करें, कल के मैच की अगर हम बात करें, ये कल की हार किसके खाते में जाएगी? ये कॉम्प्रीहेंसिवली हम कह सकते हैं कि फेलियर था, तीनों डिपार्टमेंट में कल हम फेल रहे। देखिए ये जो हार है, ये अगर आप किसी खाते की बात करें तो मैं ये सीधी ये हार जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मेन जो अहम मैनेजमेंट है उसके खाते में डालूंगा। वो इसलिए डालूंगा, उसकी रीज़न ये है कि जब आपको पता था 15 रुकनी स्क्वाड सेलेक्ट कर रहे थे तो आपके स्क्वाड के अंदर 3 से 4 लोग ऐसे थे जो कि मेरिट के ऊपर किसी सूरत भी पूरे नहीं उतरते थे, लेकिन आप बाजिद रहे, आपने कहा नहीं हम इनको खिलाएंगे, ये परफॉर्म करेंगे, जबकि सबको पता था कि आउट ऑफ द वे आए, फहीम अशरफ आउट ऑफ द वे आए, खुशदिल शाह आउट ऑफ द वे टीम के अंदर आए। जब ये तमाम लोग आउट ऑफ द वे आते हैं और पैराशूटर्स की तरह टीम के अंदर उतरते हैं तो फिर आपकी परफॉर्मेंस इसी तरह की सामने आती है। देखिए आपने 350 रन एक दिन चेस कर लिए, रोजाना इतवार या संडे नहीं होता है कि आप हाँ रोजाना संडे है तो आप आके वही फॉर्मेट जो है उसी तरह से एंजॉय करेंगे। आप अपनी एबिलिटी चेक करेंगे, आपकी एबिलिटी क्या है। आप फिर उसके बाद न्यूजीलैंड से मुसलसल 3 मैच हार चुके हैं, चैंपियंस ट्रॉफी का मुसलसल 4था मैच आप हार चुके हैं। अब यहाँ पर आप उम्मीद लगाते हैं सिर्फ एक शख्स से, फ़खर जमान आपके लिए कुछ करेगा, लेकिन ये देखें कि फ़खर जमान क्या फिट है। इवन आपकी टीम के 15 में से 10 लड़के फिट नहीं। अगर इस बात को मैं साबित करना चाहूँ तो मेरे लिए यही बहुत है कि आपके इब्तदाई फास्ट बॉलर जो हैं वो पहले 4 ओवर तो कर लेते हैं अच्छे, उनमें भी उन्हें रन होते हैं लेकिन वो विकेट हासिल नहीं करते। जो वो अपने आखिरी 5 ओवर करने आते हैं तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो कहाँ बॉल करें। कल आपने देखा होगा कि हारिस रऊफ यॉर्कर कर रहे थे और फुल टॉस हो रहा था, स्लोअर वन जहाँ गिरना चाहता था वहां नहीं गिर रहा था। शाहीन शाह अफरीदी जो जाने चाहते हैं कि वो डेप्थ ओवर में यॉर्कर्स करते हैं, उनसे यॉर्कर्स नहीं हो रहे थे। तो अगर स्पिनर्स की तरफ मैं आ जाऊं कि स्पिनर्स की कारकर्दगी तो मैं तब देखूं ना कि आपकी टीम में स्पिनर्स हो। एक स्पिनर है वो मिस्ट्री स्पिनर है, उसको नहीं पता उसका बॉल ऑफ ब्रेक होना है, उसका बॉल लेग ब्रेक होना है। आप अगर ओवरऑल अंदाजा लगाएं अपनी टीम के अंदर, आपकी टीम के अंदर ना कोई प्लान है, ना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार किया गया वो स्क्वाड है जो दुनिया भर ने तैयार किया है। भारत को देख लें, भारत को बहुत तनकीद का निशाना बनाते हैं कि भारत हमारे जो है वो खिलाफ बयानात देता है, हमारे खिलाफ बहुत सारी साजिशें करता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी तो उन साजिशों का शिकार हो जाते हैं ना, हम भी तो उनकी साजिशों का हिस्सा बनते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगले मैच की भी मैं आपसे कमेंट जरूर लूंगी, अगले मैच के लिए हमें क्या गलतियां नहीं दोहरानी और किन खिलाड़ियों पर हम इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा तगड़ा हरीफ है सामने भारत। हैदर साहब, ये हमने पावर प्ले में भी कल कुछ नहीं किया, 22 रन सिर्फ पावर प्ले में बनाए।
मेन हमारे जो बॉलर हैं शाहीन आफरीदी, उन्होंने कोई विकेट नहीं ली, और हारिस रऊफ हमें वैसे ही बहुत महंगे पड़ गए, 2 विकेटें तो ले ली लेकिन 83 रन उन्होंने भी अपने खाते में डाल लिए। बाकी आगा सलमान या खुर्शीद शाह, उनकी परफॉर्मेंस सबके सामने थी, कोई थ्रेट नहीं थे वो किसी के लिए भी। क्या करना है अब हमने, जो गलतियां ना दोहराएं? अगले मैच की तैयारी के हवाले से बात करते हैं, प्लानिंग क्या होनी चाहिए? देखिए अगले मैच की तैयारी के लिए तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें ये देखना है कि हमने पिछले मैच में क्या गलतियां की। देखिए मैं एक बात कहूँगा कि पाकिस्तान की बैटिंग जो है आज से 2 साल पहले जैसी थी, आज उसमें कोई ना कमी आई है ना उसमें कोई इजाफा हुआ है। असल बात ये हमारी बॉलिंग खराब हो चुकी है, बॉलिंग खत्म हो चुकी है। हम इतना स्कोर जब करवा देते हैं किसी टीम को, कल की पिच जो थी, जब शुरू में आप देखें न्यूजीलैंड को भी मुश्किलात थी, उन्होंने पहले 20 ओवर में 90 रन किए थे, और उसके बाद अगले जो 30 ओवर्स खेलते हैं वो उसमें ओवर 200 रन कर जाते हैं। इसका मतलब है कि आपकी बॉलिंग जो है वो नाकाम हो रही है। बैटिंग तो नहीं, लेकिन बैटिंग में भी हमने 152 डॉट बॉल्स खेली हैं कल, फिर पावर प्ले की सूरत हाल भी मैंने आपके सामने रखी। जी देखिए ये आज पहली दफा नहीं खेली, ये बैटिंग 2 साल से ऐसी ही है और ऐसी ही रहेगी। तो बात ये है कि आपकी बॉलिंग जो है वो काम नहीं कर रही है। आपको कल की पिच पे 250 से ज्यादा नहीं होने देना चाहिए था। मैं उस वक्त मीडिया बॉक्स में था और हमारी आपस में यही बात चल रही थी कि पाकिस्तान को 240 से आगे नहीं जाने देना चाहिए इस पिच के ऊपर, लेकिन आपने जब 321 रन 20 रन करा दिए हैं, इसका मतलब आपके बॉलर्स नाकाम हो चुके हैं। आपके जो मैन बॉलर्स हैं शाहीन शाह आफरीदी, उनको ये नहीं पता है कि हर बॉल जो है वो ओवर पिच नहीं की जाती है। वनडे क्रिकेट अब लेटेस्ट टाइप की क्रिकेट है जहां पे आपको वैरायटी, आपको वर्सटाइल बॉलिंग करने हो। ऐसी पिच जहां पे डबल बाउंस हो वहां पे आपको शॉर्ट पिच गेंदें करनी पड़ती हैं थोड़ी वेरिएशन के साथ। ना नसीम शाह आफरीदी ने की, नसीम शाह आफरीदी ने कुछ कोशिश की लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर गेंदें की। फिर अगर आप बॉलिंग आपकी नाकाम हुई, उसका असर सारा बैट्समैन बैटिंग पे पड़ गया। आपके फखर आजम जो पावर प्ले को यूज करते हैं, लेकिन एक और चीज भी है ना, कल बैटिंग ऑर्डर भी चेंज हुआ है, क्या वो उसका भी इम्पैक्ट हुआ है? देखिए सऊद शकील पहली बात वनडे के बैट्समैन नहीं, फिर आप उसके बाद उनको ओपनर भेज दें, फिर उन पे आप प्रेशर डाल दें, पावर प्ले यूज करना है। नतीजा ये हुआ फ्लैश करते हुए आउट हो गए। वो उनकी बैटिंग नहीं है, वो स्टाइल नहीं है। पहली बात वो टीम में मिसफिट है, उनकी जगह ही नहीं बनती है, उनकी जगह कोई और बैट्समैन होना चाहिए। उसके बाद अब जो बैट्समैन अवेलेबल थे आपने ओपनिंग करवाई। यहाँ पे मैं समझता हूँ मैनेजमेंट को सऊद शकील से ओपनिंग नहीं करवानी चाहिए थी, रिजवान को खुद आगे। इमरान साहब का भी टेक लेते ना। इमरान, आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो बैटिंग ऑर्डर चेंज होना था इसने किस हद तक इम्पैक्ट क्रिएट किया कल के मैच में? और दूसरा ये कि अब जो फ़खर जमान टीम से अगले मैच में नहीं होंगे हमारे साथ, तो ये जो उनकी जगह इमामुल हक को खिलाना ये ठीक फैसला है? क्योंकि अब्दुल्ला शफीक भी कुछ लोग कह रहे हैं कि एक ऑप्शन वो भी थी। देखिए कल के मैच का अगर हैदर भाई ने जिक्र नहीं किया बाबर का, तो ये ज्यादती है कि बाबर का जिक्र करना बहुत जरूरी है। आपको अगर मैच से कोई आउट करके गया है वो बाबर थे। बाबर को अगर ओपन करवाई गई थी तो इसलिए नहीं करवाई गई थी कि वो अपने 50-60 रन साइड पे करें और टीम को नीचे लगा के चले जाए। वही वो एक इनिंग है पूरे मैच के अंदर जिसने आपका पूरे का पूरा मैच साइड पे कर दिया। आप जाने जाते हैं मास्टर स्ट्रोक्स के लिए। आप फिर एक्सेप्ट कर लें कि आपके पास एक ही मास्टर स्ट्रोक है। आपकी इनिंग 90 बॉलों के ऊपर 62 रन और फिलिप्स की इनिंग 39 बॉलों के ऊपर 61 रन। ये पूरे मैच का एक एनालिसिस है, अगर किसी भी समझदार शख्स को ये पता हो कि मैच बदला कहां पर था। दूसरी बात, आपके फास्ट बॉलर्स खाते हैं 212 रन, उनके फास्ट बॉलर्स खाते हैं 102 रन। डिफरेंस कितना है? 110 रन का। उनके स्पिनर्स आउट, आपके फास्ट बॉलर कोई 2 आउट करते हैं, उनके फास्ट बॉलर 5 आउट करते हैं। तो आप एनालिसिस कर लें पूरे मैच का, आपके सामने नजर आ जाएगा आपको क्या है। फखर क्योंकि ज्यादातर बाहर जाते रहे फील्डिंग से, और आईसीसी रूल्स के मुताबिक अगर आप फील्डिंग से बाहर जाएंगे तो फिर आपको 20 मिनट लेट बैटिंग करने के लिए आना। ये एक मजबूरी थी जिसका दिमागी तौर पर फायदा नहीं उठाया। मैं यहाँ पर रिजवान की कप्तानी का भी जिक्र करूंगा कि जनाब आपको कप्तानी पहले सीख लेनी चाहिए, फिर आप कप्तानी के शौक जितने चाहे मर्जी पूरे करें। सेंटनर ने जिस तरह सलमान अली आगा को आउट किया पूरे जाल में फंसाकर, स्पिनर्स को अच्छा खेल रहे थे लेकिन उन्होंने देखा है स्पिनर्स को अच्छा खेल रहे हैं, उन्होंने साथ ही फास्ट बॉलर को लगाया। स्मिथ ने आते ही शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल किया और सलमान अली आगा साहब कैच पकड़ाकर बाहर गए। फखर की बात करते हैं, फखर की जगह इमाम आते हैं। इमाम अगर आ रहे हैं तो उन्हें पहले आना चाहिए था, अब आना उनका, वो कहते हैं ना कभी कभी कहते हैं देर है दुरुस्त है, लेकिन यहाँ कहते हैं बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। ये वाला हाल हो गया, इसलिए इमाम अब आ रहे हैं, तो उनके आने का भी कोई फायदा नहीं होगा। आप देख लीजिएगा। हैदर साहब, आपकी एंटिसिपेशन क्या है अगले मैच को लेके? क्योंकि बहुत तगड़ी टीम है आगे, इंडियन टीम। हम पहले जितने भी पास एक्सपीरियंसेस हमारे रहे हैं वो सबके सामने ही है।
जी जी बिल्कुल। देखिए, हमने तो पहले से कह दिया था कि न्यूजीलैंड के साथ पहला जो मैच है यही पाकिस्तान का सेमीफाइनल है इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, क्योंकि उसके बाद इंडिया को हराना बहुत मुश्किल है, वो भी दुबई में। अगर पाकिस्तान में होता शायद हरा सकते थे। फिर अब आप डिफेंसिव मोड में चले गए, आपके पास कोई पावर प्ले इस्तेमाल करने वाला बैट्समैन नहीं है। फ़खर जमान एक था, इमाम उल हक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खेलते हैं, बाबर भी जो है अपनी, जैसे इमरान सोहेल ने कहा कि वो अपनी इनिंग बचा रहे हैं, अपने रन्स कुछ करना चाहते हैं। आप डिफेंसिव मोड में, आपके पास इस वक्त कुछ नहीं है। अब एक ही चीज़ है कि इंडिया बहुत ख़राब खेले, वही चीज आपको जिता सकती है। अदरवाइज हमारे पास कोई कार्ड्स बचे नहीं है, हमने सारे कार्ड इस्तेमाल कर लिए हैं। अब इंडिया अगर उस दिन खराब खेल जाए, देखिए क्रिकेट में एक बात कही जाती है, आपने और टॉम लैथम ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था, हमने 2 मैच जीत लिए हैं लेकिन हम 2 मैच भूल चुके हैं। डे ऑफ मैच हम जैसा खेलेंगे वही हमारा मैच होगा। तो अब हम यही तवक्को कर सकते हैं, इंडिया खराब खेल जाए और हम जीत जाएं। अदरवाइज पाकिस्तान उस दिन हैरान कुन परफॉर्मेंस दे के सबको परेशान कर दे इंडियंस को, तो खैर हम यही कहेंगे कि दुआ करेंगे, हमारी दुआएं तो साथ ही हैं। थैंक यू सो मच। इमरान सोहेल साहब, सैयद हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट पे अपना कर रहे थे। और ये बड़ा क्रूशल मैच 23 फेब को, जिस पे हम देखते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडियन फैंस की नज़रें होती हैं बल्कि पूरी दुनिया के जो क्रिकेट फैंस हैं उनकी नज़रें इस रवायती मैच पे होती हैं। ऑल्दो हमारे जो अब तक स्टैट्स रहे हैं, काफ़ी अरसे से हम इंडिया से शिकस्त से 2-4 हैं, लेकिन इस बार फिर हमारी उम्मीदें होंगी कि पाकिस्तानी टीम जो है, जैसे पहले हमें सरप्राइजेस देती रही है, इस बार फिर सरप्राइज दे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।